काव्या के पिता नहीं थे। जब काव्या 4 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। काव्या अपनी मां नीतू के साथ रहती थी। नीतू अपनी इकलौती बेटी काव्या को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने लगी थी। नीतू को उस वक्त कई रिश्ते आए थे, लेकिन उसने दोबारा शादी करने से मना कर दिया। आज काव्या 23 साल की हो चुकी है। नीतू के मायके वाले नीतू का सहारा थे। हर छुट्टियों में नीतू काव्या को लेकर अपने मायके जरूर जाती थी। अब सभी को काव्या की शादी की चिंता होने लगी थी। नीतू के भाई भाभी अब काव्या के लिए रिश्ते की बात चलाने को कहते हैं। यह सब देखकर काव्या हमेशा चिढ़ जाती। एक बात बताओ, नानी को, मम्मी को और आपको भी मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों रहती है? मैंने अभी तो एमएससी एविएशन पूरा किया है और अब मैं एविएशन अफसर बनने का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। मुझे हर हालत में अपना सपना पूरा करना है और आर्मी ज्वाइन करनी है। ठीक है, तेरी पढ़ाई कौन रोक रहा है? तू जितना चाहती है पढ़ ले, पायलट अफसर भी बन जा। पर एक समय तो आएगा जब तेरा मन किसी को लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा। आर्मी ज्वाइन कर भी लेगी तो शादी तो तेरी हमें ही करनी है। तेरी मामी यह कहना चाह रही है। मामा ने मुस्कुराते हुए काव्या को समझाना चाहा। एयरपोर्ट पर अपनी पर्स से चेकिंग हेतु एयर टिकट निकालते हुए काव्या बोली, मामा, आप मामी की बात छोड़ो। आप तो मिलिट्री में हो। आप बताओ, आप क्या चाहते हो? क्या मैं शादी कर लूँ? अब तू बड़ी हो गई है। हम सबकी एक ही तो लाडली है, इसीलिए हम सब हमेशा तेरे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। कहते हुए मामा ने काव्या को गले से लगा लिया। समय हो रहा था। मामा मामी को बाय करते हुए काव्या ने अपनी मम्मी के साथ एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया। लगेज चेक इन के बाद अपनी बोर्डिंग पास लेकर दोनों वेटिंग लाउंज में डिस्प्ले बोर्ड के सामने सीट पर बैठ गए। बैठते ही काव्या बोली, मम्मी, काश हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म भी इतने नीट एंड क्लीन होते। एक दिन वह भी आ जाएगा बेटी। माँ ने बड़ी तसल्ली से कहा। पता नहीं कब आएगा वह दिन। काव्या मन ही मन बुदबुदाई। माँ के साथ चलती हुई काव्या ने एरोप्लेन के भीतर अपनी निर्धारित सीटों के पास पहुंचकर नंबर देखने के बाद माँ को विंडो वाली सीट पर बैठा दिया। वह जानती थी कि 3 सीटों में से विंडो वाली सीट किसी और को अलॉट है और माँ को विंडो सीट ही पसंद है। इसीलिए उसने माँ को विंडो सीट पर बैठा दिया और खुद बीच वाली सीट पर बैठ गई। उसने सोच लिया था कि जो भी तीसरी सीट पर आएगा उससे रिक्वेस्ट कर लेगी कि वह किनारे वाली सीट पर बैठ जाए। तभी स्मार्ट लड़के ने किनारे वाली खाली सीट के पास रुककर पहले तो ऊपर के केबिन में अपना हैंड बैग रखा, फिर एक नज़र सीट नंबर पर डाली और बारी बारी से काव्या और उसकी मम्मी को देखने के बाद अपनी उंगली से काव्या की मम्मी को इंगित करते हुए बुदबुदाया, माँ बेटी। उसकी बुदबुदाहट सुनकर काव्या बोल पड़ी, हाँ, यह मेरी माँ है और मैं इनकी बेटी। तभी नीतू उठने को हुई। तभी काव्या ने उन्हें बैठे रहने का इशारा करके उससे कहा, क्या आप एडजस्ट कर सकते हैं? काव्या की बात पूरी होने से पहले ही वह बोला, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर वह किनारे वाली सीट पर बैठ गया और बीच वाली सीट पर बैठी काव्या से बोला, आई एम ए डॉक्टर अनिमेश। ओ नाइस, आर यू बिलोंग्स टू मुंबई? नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुंबई के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। माँ संसार में नहीं, डैडी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण एक हफ्ते की छुट्टी कर दिल्ली गया था और तीसरे ही दिन लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह लास्ट फ्लाइट है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण आज रात 12 बजे से सारी ट्रेन्स, फ्लाइट्स, इंटरस्टेट बसेज, सबकी गतिविधियाँ बंद हो रही हैं। पूरी कंट्री में आज रात 12 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मेरी छुट्टियां भी कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए कैंसिल कर दी गई हैं। काव्या अब तक चुप थी, अचानक पूछ बैठी, न्यूज़ मैं भी सुन रही थी डॉक्टर, पर यह वायरस इतना गंभीर है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाना और ट्रैवलिंग तथा मूवमेंट रोक देना जरूरी था क्या? हाँ, बीमारी स्प्रेड ना हो इसीलिए स्टेप तो सही है, लेकिन कितना सफल रहेगा यह आने वाला समय ही बताएगा।
फ्लाइट ने ठीक समय पर टेक ऑन किया। आसमान में पहुंचकर एरोप्लेन को एक लेवल पर आने के बाद सीट बेल्ट खोलने की इंस्ट्रक्शन दे दी गई। रिलैक्स होकर बैठने के बाद काव्या ने 2-3 बार मुंह घुमाकर डॉक्टर अनिमेश की तरफ देखा। वह कानों में ईयर प्लग लगाए संगीत सुनने में व्यस्त हो गया था। काव्या सोचने लगी कि हॉस्पिटल में सफ़ेद कोट पहने वह कैसा लगता होगा। उसने पहली बार एक अच्छी हाइट वाले स्मार्ट और यंग डॉक्टर को देखा था। अभी इंटर्नशिप कर रहा है तो शादी तो हुई ही नहीं होगी। हाँ, यह हो सकता है कि अपने साथ पढ़ने वाली किसी लेडी डॉक्टर से उसका अफेयर हो। सच तो यह था कि जीवन में पहली बार काव्या को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कनों के सुर बदल गए हैं। अगर कभी उसका मन शादी को राजी होगा तो ऐसा ही लड़का वह चाहेगी। वह अपने साथ उसको लेकर पेयर मैचिंग करने लगी। इस उड़ान के साथ साथ वह कल्पना की भी उड़ान भरने लगी। मगर काव्या के विचारों से बेखबर अनिमेश कानों में ईयर प्लग ठूसे आंखें बंद करके संगीत सुनने में व्यस्त था। उसने वहाँ से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ लगाना चाहा। नीतू तो चाहे ट्रेन हो या फ्लाइट हमेशा की तरह गति पकड़ते ही नींद में चली जाती है। इसीलिए उन्हें किनारों की विंडो वाली सीट पसंद थी। एक दिन वह भी पायलट सीट पर बैठकर इससे भी तेज गति से फाइटर प्लेन चलाएगी। उसका ध्यान अपनी सहपाठी करण की तरफ चला गया। करण के बुद्धि कौशल की वह कायल थे। अपने मन को पूरे नियंत्रण में रखते हुए वह उससे बातें तो खूब घुल मिल कर करती थी, पर कभी सीमा पार करने की हिम्मत ना कर सके। ऐसा काव्या ने अपना स्वभाव बना रखा था। इसीलिए उसके सहपाठी जो अपना दिल उसे देना तो चाहते थे पर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उस दिन करण काव्या के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पगला सा गया। अचानक बोल पड़ा, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे। उसकी बात को काटते हुए काव्या बोली, मुझे पता है आगे तुम क्या कहने वाले हो, इसीलिए मैं पहले से ही तुम्हें बता दे रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। यह सुनकर करण जितना काव्या की तरफ खिसका था उतना ही वापस खिसक कर बैठ गया। अचानक काव्या का ध्यान फिर अनिमेश की तरफ चला गया। उसे अपनी ही दुनिया में खोया देखकर इस बार उससे रहा नहीं गया। उसने जानबूझकर अपनी कुहनी से उसकी कुहनी जोर से टकरा दी। काव्या चाहती थी वही हुआ। अनिमेश का ध्यान भंग हुआ। उसने ईयर प्लग कानों से हटाए और फिर काव्या को देखते हुए बोला, एनी प्रॉब्लम? काव्या ने समझ लिया था कि अगर उसने नो कह दिया तो वह फिर कानों में ईयर प्लग लगाकर म्यूज़िक सुनने में व्यस्त हो जाएगा और यह सफ़र भी कोई लंबा नहीं है। इसीलिए वह बोली, हाँ प्रॉब्लम है। कानों में लगे दोनों ईयर प्लग हटाकर अनिमेश बोला, ओ क्या प्रॉब्लम है? मुझे खुशी होगी तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। यह सुनते ही काव्या को मौका मिल गया। वह अपनी मुस्कान को जितना कातिलाना बना सकती थी उतना बनाती हुई बोली, छोटा सा सफ़र है। बाय, मम्मी तो निंद्रा की गोद में चली गई हैं और आप संगीत सुनने में व्यस्त हो गए हैं। बीच में फंसी बैठी मैं बोर हो रही हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ? यदि तुम्हें भी संगीत का शौक़ है तो यह लो एक ईयर प्लग, तुम अपने कानों में लगा लो, एक मैं लगा लेता हूँ, दोनों मिलकर संगीत सुनते हैं। अरे संगीत को मैं घर में भी सुनती रहती हूँ। मुझे तो बातें करना अच्छा लगता है और इससे समय भी अच्छा कट जाता है। तो लो, मैं ईयर प्लग जेब में रख देता हूँ, मोबाइल का म्यूज़िक ऑफ कर देता हूँ। बातें करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बोलो क्या बातें करनी हैं? आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछें। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, ताकि सफ़र बातों बातों में कट जाए और बोरियत भी ना हो। काव्या की नज़रों की भाषा और भावनाएं समझते हुए अनिमेश मुस्कुराया और बोला, प्यार भरी बातें करना चाह रही हो तो यह तभी संभव है जब मुझे अपनत्व से पुकारो। अपनत्व से मतलब? काव्या ने थोड़ा उसकी तरफ झांकते हुए पूछा। मतलब मुझे आप कहना छोड़कर तुम कहो। जैसे तुम मुझसे पूछ सकती हो कि अनिमेश क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तब मैं कहूँगा नहीं, मुझे अभी कोई सुटेबल लड़की नहीं मिली। या मेरा यह भी उत्तर हो सकता है कि
अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, शादी के बारे में नहीं सोचा है। काव्या को उसकी बातों में रस आना शुरू हो गया था। इसीलिए जब बोलते बोलते अनिमेष ने चुप होकर काव्या के नैनों में अपनी नज़रें समा दी तो प्रेम के रहस्यमयी जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। काव्या के मुंह से निकल पड़ा, डॉक्टर तुम चुप क्यों हो गए? मुझे तुम्हारा बोलना अच्छा लग रहा था। काव्या जो अभी तक तो जो चाह रही थी कि अनिमेष उससे खूब सारी बातें करे, पर जब उसने बातें शुरू करी तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मन के उद्गारों को कैसे व्यक्त करे। अपने मन के विचारों की बंद किताब एकदम से कैसे खोलकर कह डाले कि वह उसे चाहने लगी है। यह भी बात ठीक नहीं रहेगी। आजकल मैं एमएससी एविएशन करने के बाद एविएशन का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। रही शादी की बात तो इस बारे में बस इतना ही जानती हूँ कि जब भी शादी करूँगी तो तुम्हारी जैसी हाइट वाले लड़के से। मेरे जैसे हाइट वाले लड़के से? इसका अर्थ हुआ कि शादी करोगी मुझसे नहीं। ठीक है, मैं फिर किसी और को ढूंढ लूँगा, कहकर अनिमेष हंसा। उसके इतना कहते ही काव्या की हथेली स्वतः ही उसकी भुजाओं से जा चिपकी और आंखें अपनी कहानी कह बैठी। देखो काव्या, इन दिनों कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर है और डॉक्टर होने के नाते मेरा अभी तो केवल एक ही उद्देश्य है, अस्पताल पहुंचकर अपने स्टाफ के साथ संक्रमितों की प्राणों की रक्षा करना। उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारी जैसी हाइट की लड़कियाँ कम ही दिखती हैं और अगर तुमसे शादी हो जाती है तो हमारी जोड़ी सभी को अच्छी लगेगी। वह कुछ बोलने जा ही रही थी कि अचानक प्लेन के भीतर की सभी लाइट्स ऑन हो गई और अनाउंसमेंट होने लगी कि शीघ्र ही हम मुंबई लैंड करने वाले हैं। कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अनाउंसमेंट में उपजे शोर से नीतू की भी आंख खुल गई थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट कसने में जुट गए। प्लेन लैंड होने के बाद जब गंतव्य पर रुका तो सभी ने उतरना शुरू कर दिया। डॉक्टर अनिमेष के चेहरे पर आनंद के भाव थे। काव्या उसे पसंद आ गई थी। अपना बैग केबिन से निकालकर वह पहले निकल गया, क्योंकि पीछे से यात्रियों ने प्लेन के एग्जिट गेट की तरफ खिसकना शुरू कर दिया था। प्लेन से निकलकर काव्या अपनी मम्मी के साथ उसी एग्जिट गेट से बाहर लॉबी में आई तो अनिमेष काव्या के इंतज़ार में रुका हुआ था। तीनों लगभग साथ साथ चलते हुए लगेज कलेक्शन के घूमते पट्टे के पास आए। नीतू वहीं पीछे वेटिंग बेंचों में से एक खाली बेंच पर बैठ गई थी। उन्हें पता था कि चक्कर खाते कैरोसेल पर अपने सूटकेस सामने आने में समय लगता है। उसके पास बैठी विदेशी महिला लगातार खांस रही थी और बीच बीच में उसे एक दो छींक भी आ चुकी थी। लगातार खांसने और छींकने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर अनिमेष लपक कर पीछे गया और अपनी जेब से एक फेस मास्क निकालकर नीतू को देते हुए बोला, मम्मी जी आप इसे पहन लीजिए और यहाँ से हटकर उस खाली बेंच पर बैठ जाइए। नीतू उठकर उस विदेशी औरत से दूर एक खाली चेयर पर बैठ गई और अनिमेष अपना ब्रीफ केस लेने के लिए काव्या के पास आकर खड़ा हो गया। अनिमेष और काव्या ने अपने अपने लगेज संभाले। दोनों की आंखें एक बार फिर मिली। दोनों ही मुस्कुराए। फिर एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हुए अनिमेष काव्या से बोला, मुझे यह जर्नी हमेशा याद रहेगी। सी यू अगेन। कहते हुए अनिमेष ने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और काव्या की तरफ बढ़ाया। काव्या ने हाथ बढ़ाकर कार्ड ले लिया और फिर मुस्कुराते हुए आंखों में से एक सपना लिए अनिमेष को अपने से दूर जाते देखने लगी। अनिमेष ने अपना ब्रीफ केस उठाया और पीछे वेटिंग बेंच पर बैठी नीतू की तरफ हाथ वेव करता हुआ तेजी से एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गया। सेल्फ सर्विस ट्रॉली पर अपने दोनों सूटकेस और हैंडबैग लिए जब नीतू के साथ काव्या बाहर निकली तो सफ़ेद ड्रेस में ड्राइवर संजू उन्हें रिसीव करने खड़ा था। संजू ने लपक कर काव्या के हाथ से ट्रॉली ले ली और कार पार्किंग की तरफ बढ़ गया। अपने अपने पर्स कंधे पर लटकाए दोनों संजू को फॉलो करते हुए पार्किंग में खड़ी कार में बैठ गई। नीतू ने मास्क निकालकर पर्स में रख लिया था। उन्हें मास्क पहनने में घुटन सी हो रही थी। संजू, सुना है कोरोना वायरस
महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। हमारे एरिया की पोजीशन क्या है? आपकी हाउसिंग सोसाइटी में तो अभी कोई केस नहीं निकला है, पर हाँ आसपास की दूसरी सोसाइटियों में केसेज हैं। मैडम, आप तो जानती ही हैं कि मेरा परिवार धारावी क्षेत्र में रहता है। वहाँ कोरोना ने कहर बरपा रखा है। मेरे बड़े भाई और भाभी भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम तो डर के मारे अपनी फैमिली को आपके दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में ले आए थे। सुनते हैं बड़ा खतरनाक वायरस है। पहले गले को जकड़ता है, फिर फेफड़ों को। आदमी तेज बुखार से परेशान होकर दम तोड़ देता है। कहते कहते संजू एकदम चुप होकर ड्राइव करता रहा। कुछ देर खामोश ड्राइविंग के बाद संजू बोला, मैडम, अभी 45 मिनट के बाद मुंबई ही नहीं पूरा भारत अपने अपने घर में कैद हो जाएगा। सबका मूवमेंट बंद। ट्रेनिंग सेंटर की बात सुनते ही उसने करण को फ़ोन लगाया। उधर से ही खुशी भरा स्वर उभरा, हेलो काव्या, वेलकम बैक टू मुंबई। आई वॉज मिसिंग यू। काव्या ने सीधे मतलब की बात पूछी, क्या अपना एविएशन एडवांस स्टडी सेंटर भी क्लोज रहेगा? हाँ। ओ, काव्या के मुंह से निकला। उधर से काव्या की तरफ की खामोशी को समझते हुए करण बोला, ओके काव्या, जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलेगी मैं तुम्हें तुरंत कॉल करूँगा। और हाँ, इस लॉकडाउन में बहुत सावधानी से रहना, अपना ध्यान रखना, बाहर निकलने की सोचना भी नहीं। महाराष्ट्र में यह वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। सी यू, गुड नाइट। और फ़ोन कट गया। घर पहुँचते पहुँचते काव्या यह समझ चुकी थी कि यह महामारी बहुत खतरनाक है। मेन गेट के ठीक सामने संजू ने कार रोकी। उतरकर पहले नीतू वाली साइड का डोर खुला। नीतू के उतरते ही लपक कर काव्या वाली साइड का डोर खुला। दोनों उतरकर खड़ी हुई तो उनकी नज़र संजू की पत्नी और 14 साल की लड़की पर पड़ी। साफ सुथरे कपड़ों में। संजू जानता था कि मालकिन से ज़्यादा काव्या को साफ सफाई से रहना पसंद है। वे दोनों कार से कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो गई थी। संजू ने परिचय कराया, यह मेरी पत्नी सोना और यह मेरी बेटी इच्छा। फिर उसने सोना और इच्छा को आदेश दिया कि अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, यह हमारी मालकिन है। वह काव्या बिटिया, बढ़कर दोनों के पैर छुओ। नीतू ने तो अपना पैर छुआ लिए, पर काव्या पीछे हटते हुए बोली, मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं, बस नमस्ते करो। कहकर वह मेन गेट खुलवा कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। सोना पीछे पीछे थी। संजू ने डिक्की से पहिएदार सूटकेस निकालकर इच्छा को अंदर ले चलने को कहा और बाकी सामान खुद लाया। काव्या तो सीधी फ्रेश होने चली गई थी। नीतू ड्राइंग रूम में अपने उस चिर परिचित सोफे पर बैठ गई थी, जहाँ से उन्हें अपने पति का बड़ा सा तेल चित्र लगातार दिखता रहा। संजू सूटकेसों को उनके निर्धारित स्थान पर रखकर नीतू के सामने आया और अपने दोनों हाथों की हथेलियां आगे फंसाकर खड़ा होते हुए बोला, मालकिन, आपकी और बिटिया के लिए गरम गरम चाय बनवाऊं या कॉफ़ी? सोना सब बनाना जानती है। संजू की बात का उत्तर देते हुए नीतू बोली, काव्या को आने दो, उसकी जो इच्छा होगी वही बना लेना। फिर उन्होंने सोना और इच्छा पर एक गहरी नज़र डाली और संजू से पूछा, क्यों संजू, बर्तन मांजने वाली मंजरी और झाड़ू पोछे वाली आ रही है ना? नहीं मैडम, संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक बाई का घर के अंदर आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों में मैंने इन दोनों को सारे काम सिखा और बता दिए हैं। अपने क्वार्टर के गर्म पानी से सवेरे शाम नहाना, हर काम करने से पहले और बाद में हाथ धोना मैंने सिखा दिया है। लेकिन अभी तो इन्होंने हाथ नहीं धोए हैं। इच्छा ने हमारा सूटकेस उठाया, सोना ने मेन डोर का लॉक खोला, दरवाज़ा हाथ से धकेला और तुमने भी एयरपोर्ट पर ट्रॉली छुई, हमारा लगेज छुआ और हाथ कहाँ धोए। काव्या शावर बात लेने के बाद फ्रेश होकर बाथरूम से निकलकर नीतू के पास आकर बैठती हुई बोली। काव्या की बात सुनते ही संजू सकपका गया। वह बाहर बगीचे वाले नल पर जाकर हाथ धोने के लिए इच्छा का हाथ पकड़कर लपका। सोना भी पीछे पीछे जाने लगी तो काव्या सर्विस वॉश बेसिन की तरफ इशारा करते हुए तीनों से बोली, अभी तो वहाँ रखा, साबुन से हाथ धो लो। और सभी करीब 20 सेकंड तक साबुन से हाथ रगड़ रगड़ कर धोएंगे। वे तीनों जब हाथ धोने चली गई तो काव्या माँ के सामने बैठती हुई बोली, माँ, आप भी फ्रेश हो लो, मैंने गीज़र ऑन कर दिया है,
साबर बात ले लोगी तो अच्छा लगेगा। मन करे तो गर्म पानी से हाथ मुंह धो लेना। माँ की वहाँ से उठने की इच्छा तो नहीं थी। वह कुछ देर और अपने पति की तस्वीर से मौन बातें कर लेना चाहती थी, पर काव्या की बात थी, सफ़र की थकान भी थी, इसीलिए वे जल्दी फ्रेश होकर आ गई। काव्या की कॉफ़ी पीने की इस समय इच्छा नहीं थी, उसका ग्रीन टी पीने का मन था। इसीलिए सोना को उसके लिए बोलकर उसने माँ से पूछा, आपको भूख तो नहीं लगी है? नीतू ने घड़ी देखी, 12:30 बज चुके थे। वे काव्या से बोली, समय बहुत हो गया है, स्नैक चाय के साथ ले लेते हैं। चाय के साथ थोड़ी स्नैक लेकर काव्या आज नीतू वाले कमरे में ही सो गई। उनके कमरे में जाते ही संजू ने घर का मेन डोर लॉक किया और अंदर के बरामदे से होता हुआ सोना तथा इच्छा के साथ अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया। कार उसने गैरेज में खड़ी कर दी थी। सवेरे वातावरण खामोश था। लॉकडाउन का पहला दिन। पक्षियों ने भी मानो चहकना बंद कर दिया था। काव्या ने पूरी सतर्कता के साथ सोना और इच्छा को पूरा दिन कोविड-19 की सावधानियों के साथ साथ कई बार हाथ धोने के निर्देश दिए। संजू का पूरा दिन घर बाहर के सारे उपयोग में आने वाले सरफेस और अपने क्वार्टर के भीतर की वस्तुओं को सैनिटाइजर करने में बीता। लॉकडाउन के 5 दिन ऐसे ही बीते। इसी बीच काव्या ने 2 बार करण से यूनिवर्सिटी के हालचाल लिए। यह पता चलते ही कि यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है, वह थोड़ी निराश और उदास हो गई। कर भी क्या सकती थी? रोज न्यूज़ चैनल पर भारत और विदेशों में संक्रमण के बढ़ते आंकड़े दिख दिख कर चिंतित होने के। घर के बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। अपने कमरे से निकलकर दिन में कई बार माँ के पास भी जाकर बैठी। अपनी कोर्स की किताबों में भी उसका मन नहीं लगा। उसने कई बार एरोप्लेन में अनिमेश के साथ गुजरे पलों को याद किया। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम भाग कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।